अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? पहले हम केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जब कभी भी आप लोग किसी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स की जगह पर या मॉलिक्यूलों की जगह पर उनके फार्मूलाज लिख लें तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आसान अल्फाजों में हम यूँ कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर और प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड पर होते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दरमियान प्लस का निशान डाला जाता है। तो इस बैलेंस रिएक्शन को आप लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? तो हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन of a balance chemical reaction in which reactants are taken at left hand side and products at right hand side, and put positive sign in both एंटिटीज से मुराद रिएक्टेंट के दरमियान भी पॉजिटिव साइन को डाला जाता है और प्रोडक्ट के दरमियान भी पॉजिटिव साइन को डाला जाता है। तो अभी जब भी आप किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स या सिंबल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी जिसको हम केमिकल फार्मूलाज कहते हैं, फार्मूलाज की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं एक रिएक्शन को, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अभी मैं केमिकल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल ले लेता हूं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है? मसलन मैं यूं कह लूं कि रिएक्शन हो रहा है, 1 मोल आयरन रिएक्शन कर रहा है 1 मोल सल्फर के साथ और उससे बन रहा है 1 मोल आयरन सल्फाइड बन रहा है। तो मैं जब भी रिएक्शन लिखता हूं तो रिएक्शन लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है कि मैं ऐसे लिखूं कि 1 मोल आयरन जो है ये रिएक्ट कर रहा है 1 मोल सल्फर के साथ और ये बना रहा है 1 मोल आयरन सल्फाइड को। ये मैंने एक रिएक्शन लिख लिया है जिसमें मैंने हर एक एलिमेंट और मॉलिक्यूल की फार्मूलाज या उनकी नाम लिखे हैं बाकायदा। हर एक, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एलिमेंट हो, मैंने उनके नाम लिखे हैं। अभी अगर इस रिएक्शन को मैंने केमिकल इक्वेशन की शक्ल में लिखना है तो इसके लिए मैंने क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पर जो जो एलिमेंट के नाम लिखे हैं इनकी नाम की जगह पर मैं इनके सिंबल्स डालूंगा। जिस तरह मैंने लिखा है 1 मोल ऑफ आयरन, तो मैं यहाँ पर आयरन का सिंबल पुट कर लूंगा। 1 मोल ऑफ सल्फर, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा के सल्फर का सिंबल पुट कर लूंगा। और प्रोड्यूस होता है क्या चीज़? 1 मोल ऑफ आयरन सल्फाइड, तो मैं यहाँ पर आयरन सल्फाइड का फॉर्मूला लिख लूंगा। तो अभी मैंने एक केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या चीज़ है? दिस इज द केमिकल इक्वेशन। जब आप केमिकल रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर उस केमिकल रिएक्शन को आप लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना होता है, यानी केमिकल रिएक्शंस के लिए कंडीशंस क्या है?
कौन सी कंडीशंस है कि आपने उसको फॉलो करना होता है, तभी आप एक रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन ये है कि आप जो इक्वेशन लिखते हैं दैट मस्ट बी बैलेंस, मतलब उसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। जिस तरह कि यहाँ पर आयरन का एक एटम है, प्रोडक्ट में भी आयरन का एक एटम है, यहाँ रिएक्टेंट में सल्फर का एक एटम है, यहाँ पर सल्फर का भी एक एटम है, लिहाजा ये रिएक्शन जो है, ये केमिकल इक्वेशन जो है, ये बैलेंस है। तो पहला शर्त जो है, आप उस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहेंगे जो कि क्या चीज हो, बैलेंस हो। बैलेंस वर्ड से क्या मुराद है? बैलेंस वर्ड का मतलब यह है कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑन reactant must be equal to the number of atom on product side, ये बैलेंस कहलाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहां पर इक्वेशन लिखते वक्त हर एक एलिमेंट के साथ आपने उनकी फिजिकल स्टेट्स को मस्ट मेंशन करना होता है। जिस तरह कि यहाँ पर आयरन के साथ, आयरन कौन से स्टेट में होता है, तो आयरन जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, लिहाजा मैं इनके साथ एस लिखूंगा। दूसरा सल्फर है, कौन से स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर पर सॉलिड स्टेट में, तो इनका फिजिकल स्टेट मेंशन करना है। आयरन सल्फाइड रूम टेम्परेचर इन प्रेशर पर सॉलिड स्टेट में होता है, लिहाजा इनका आपने यहाँ पर फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना होता है। तो दूसरा शर्त जो कि केमिकल इक्वेशन लिखने का है वो ये है कि वहाँ पर आपके साथ जो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उनका फिजिकल स्टेट मस्ट बी मेंशन्ड। हर एक के साथ आपने फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है कि ये किस हालत में होता है। तीसरा जो शर्त है वो ये है कि आपके पास जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट में, किसी रिएक्शन में आप मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना उसको क्रिएट कर सकते हैं, लिहाजा जितना मास आप रिएक्टेंट में एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लेंगे उतना ही मास प्रोडक्ट में आना चाहिए। अगर रिएक्टेंट की साइड पर मास ज्यादा हो, प्रोडक्ट की साइड पर मास कम हो, तो इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा, लिहाजा वो रिएक्शन केमिकल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो अभी तीसरा शर्त यह है कि केमिकल रिएक्शन को आप लोग तब केमिकल इक्वेशन कहेंगे जब वो ओबे कर रहा हो किस चीज को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहती है आपको कि क्या चीज है, मास जो है कैन नॉट created nor destroyed during a reaction। मास रिएक्शन के दौरान ना तो पैदा किया जा सकता है और ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितनी रिएक्टेंट आपस में मिलाएंगे उतनी ही प्रोडक्ट बनेंगे। जिस तरह कि मैं इसी इक्वेशन को ले लेता हूं और इसी इक्वेशन के ऊपर बात कर लेता हूं कि क्या मैं इस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कह सकता हूं। तो पहला पॉइंट यह है कि इसमें अगर आप लोग देख ले तो 1 एटम ऑफ आयरन, सपोज 1 एटम ऑफ सल्फर, यहां रिएक्टेंट के साइड पर, प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम आयरन है और एक एटम जो है वो सल्फर है, लिहाजा दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद बराबर है। पहले शर्त को ये फॉलो कर रहा है। अभी दूसरी शर्त फिजिकल स्टेट, इसमें किसी भी एटम के पास फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, लिहाजा अभी अगर आयरन के साथ मैं सॉलिड लिख लूं, सल्फर के साथ मैं सॉलिड लिख लूं और आयरन सल्फाइड के साथ मैं सॉलिड लिख लूं, तो तभी हम कहते हैं कि हाँ ये दूसरी शर्त को फॉलो कर रहा है। इनके साथ फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन है। अभी तीसरी शर्त की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ। देखते हैं कि आया रिएक्टेंट के साइड पर हमने जो मास लिया है वही मास प्रोडक्ट के साइड पर भी है या नहीं है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर आप लोग 56 ग्राम आयरन ले लें
और उसको रिएक्ट कर लें 32 ग्राम सल्फर के साथ, तो इससे बनना चाहिए कि 88 ग्राम आयरन सल्फाइड हो। जरा देख लीजिए, इस साइड पर मास जो बना है वो 88 ग्राम है, तो इस साइड पर अगर 32 और 56 इन दोनों को आप लोग प्लस कर लीजिए तो इससे भी आएगा क्या चीज, 88 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरे कंडीशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें कहा जाता है कि जितना मास रिएक्टेंट के साइड पर लेंगे उतना ही मास प्रोडक्ट के साइड पर आना चाहिए। लिहाजा अभी आप इस रिएक्शन को आप लोग क्या कह सकते हैं, केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। जिस तरह के ऐसे क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसमें पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल इक्वेशन। आपको रिएक्शन दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इसमें हम कौन से को केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं, कौन से को केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते। जिस तरह के पहले कैसे क्वेश्चन आता है कि आपको कहा जाता है कि कार्बन है सॉलिड स्टेट में, वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ गैसियस स्टेट में, और वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को गैसियस स्टेट में। ऑप्शन ए सपोज ऐसे दिया गया है आपको, ऑप्शन बी में ऐसे दिया गया है कि सपोज हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में और वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ गैसियस फॉर्म में, और वो बना रहा है क्या चीज, H2O है, लिक्विड स्टेट में बना रहा है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया है, दूसरा रिएक्शन हो गया है। तीसरा रिएक्शन आपको ऐसे दिया जाता है कि मसलन सोडियम है सॉलिड स्टेट में, वो रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ गैसियस स्टेट में, और इससे बन रहा है क्या चीज, सोडियम क्लोराइड है सॉलिड स्टेट में। तो आपसे पूछा जाता है कि इनमें कौन सा केमिकल इक्वेशन नहीं है। पहले देख लीजिए, यहां पर कार्बन यानी एटम्स की तादाद बैलेंस है, इस साइड पर कार्बन 1 है, इस साइड पर भी 1 है, इस साइड पर ऑक्सीजन 2 है, इस साइड पर भी ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है, कंडीशन नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। कंडीशन नंबर 2 की तरफ आते हैं, फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन है, कंडीशन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। कंडीशन नंबर 3 को देख लीजिए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है आप लोग जब कंबाइन कर लेते हैं किस चीज के साथ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन आप कंबाइन कर लेते हैं 32 ग्राम के साथ ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे 44 ग्राम हासिल होता है। ये तीसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो मास है प्रोडक्ट में भी वही मास मौजूद है। दूसरी की तरफ आते हैं, यहां पर देख लीजिए, पहले कंडीशन नंबर ऑफ एटम्स इस साइड पर 2 है हाइड्रोजन के, इस साइड पर भी 2 है, इस साइड पर ऑक्सीजन के 2 एटम है मगर इस साइड पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। लिहाजा यहां पर पहले कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा। तो इन तीन में से एक कंडीशन को भी ये फॉलो ना कर ले, उस रिएक्शन को आप लोग केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते। बेशक दूसरी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, फिजिकल स्टेट मेंशन है, मगर ये तीसरी कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन मिल रहे हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है 18 ग्राम वाटर। होना चाहिए था कि ये 36 ग्राम बनता, होना चाहिए था कि ये 36 ग्राम बनता, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एटम को अगर आपने बैलेंस करना है तो तभी यहां पर 4 ग्राम ऑफ वाटर जो है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इससे 36 ग्राम वाटर बनता है। लिहाजा हमारे पास ये दूसरा रिएक्शन जो है इसको आप लोग केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि ये 2 कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। पहला बैलेंस नहीं है, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। अभी ये तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों को कैसे एमसीक्यू इस पे आ सकता है, ऐसे कि आपको रिएक्शन दिए जाए और आपको कहा जाए इसमें से कौन सा इक्वेशन नहीं है, तो आप इन 3 कंडीशन को फॉलो कर ले। इन 3 कंडीशन में अगर वो एक को भी फॉलो नहीं कर रहा तो उसे आप लोग इक्वेशन नहीं कह सकते। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? केमिकल इक्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो अभी यहां पर फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में इस पर क्वेश्चन भी है कि व्हाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज यूज्ड इन स्टिकोमेट्रिक कैलकुलेशन, क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो वही इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर बात आ जाती है कि केमिकल इक्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। याद रखिए, पहला, केमिकल इक्वेशन से हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फार्मूला पार्टिकल्स को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने एटम्स आपस में रिएक्ट कर चुके हैं और इससे कितने मॉलिक्यूल्स या कितने फार्मूला यूनिट्स बने हुए हैं।
तो आपको पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है कि आपको क्या बताते हैं अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स कंज्यूम्ड एंड नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड। पहला इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिएक्टेंट में एटम्स की तादाद और प्रोडक्ट में एटम की तादाद का पता बता देते हैं कि कितने आपस में रिएक्ट किए गए हैं और कितना बन गया है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि आपको ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो गए हैं और कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बन गए हैं। यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के बारे में भी, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताते हैं। तो दूसरा इसका इंपॉर्टेंस ये है कि केमिकल इक्वेशन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया है। तीसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंस इसका ये है कि ये आपको रिएक्टेंट के मासेस और प्रोडक्ट के मासेस के बारे में बताते हैं कि आपने कितने रिएक्टेंट, कितने मास ऑफ रिएक्टेंट को कंबाइन किया है और आपको प्रोडक्ट में कितना मास मिल गया है। तो ये आपको तीसरा जो इंपॉर्टेंस है इसका नंबर ऑफ मास ऑफ या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो इसका क्या हो गया है? ये बताते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं आपको। ये इसका तीसरा इंपॉर्टेंस हो गया है। फोर्थ वन इंपॉर्टेंस इसका क्या है? फोर्थ वन इंपॉर्टेंस इसका ये है कि फिजिकल स्टेट्स से आप लोग ये पता लगाते हैं कि हमने सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है या हमने सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है या हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हमें एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहां पर देख लीजिए सॉलिड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिहाजा यहां पर हमें पता चलता है कि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर सॉलिड हो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम हीट देते हैं, उसको हम एनर्जी देते हैं। लिहाजा फोर्थ वन इंपॉर्टेंस इसका ये है कि इसी फिजिकल स्टेट की वजह से आपको ये पता चल जाता है कि एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है या नहीं है। आसान अल्फाजों में मैं कहूं कि ये आपको बताते हैं अबाउट द एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। व्हाट अबाउट द एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस, कि आपको एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहां तक केमिकल इक्वेशन था। पहले इसकी डिफिनीशन के ऊपर बात की गई, फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल, फिर इसके बाद कंडीशन कि आप कब एक रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं और कब जो है आप लोग नहीं कह सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर कि स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और उसकी जो हमने 4 किस्में पढ़े हैं उनमें से हर एक किस्म को भी करेंगे कि कैसे एक एक स्टेप होता है। थैंक यू सो मच।